आज हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक साइज़ लगा लो या फिर आप इसे कह सकते हो एटॉमिक रेडियस, कुछ भी कह सकते हो। एटॉमिक साइज़ या फिर आप एटॉमिक रेडियस कुछ भी कह सकते हो। एटॉमिक रेडियस होता क्या, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस कहते हैं किसे? एटॉमिक रेडियस इसे कहते हैं न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल के दरमियान जो उनसे फासला होता है ना, इसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? जैसे ही वैलेंस शेल का साइज़ बढ़ेगा तो वैसे ही एटम का साइज़ भी बढ़ जाएगा। जैसे ही एटम का साइज़ बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी हमारे पास बढ़ जाएगा। समझ आ गया? यानी कि एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस एक दूसरे से रिलेट करने वाली चीज़ें हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस से एटम के वैलेंस शेल के दरमियान फासला। एटम का न्यूक्लियस से एटम के वैलेंस शेल के दरमियान फासले को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। जैसे ही वैलेंस शेल का साइज़ बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के दरमियान जो फासला है वो भी बढ़ जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के दरमियान फासला बढ़ जाता है तो आप कह सकते हैं एटम का साइज़ बढ़ गया, ठीक है ना। एटॉमिक साइज़ डिपेंड कर रहा होता है एटॉमिक रेडियस के ऊपर, और इसी तरीके से हम एटॉमिक रेडियस को एटॉमिक साइज़ का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती हैं। एटॉमिक साइज़ या फिर कह लो एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस होता क्या? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड the distance between the nucleus of an atom to the outermost shell. The distance between the nucleus and nucleus of an atom and the valence shell to the outermost shell. एटॉमिक साइज़ क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होता है? एटॉमिक रेडियस के यूनिट्स क्या होते हैं? पिकोमीटर, नैनोमीटर और आंगस्टन। पिको को कहते हैं, पिको का जो सा यूनिट होता है, पिको जो सा होता है, पिको, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12। इसी तरीके से नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻9 और आंगस्टन की वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। पिकोमीटर, नैनोमीटर और आंगस्टन क्या होता है? ये एटॉमिक रेडियस के यूनिट्स हैं। एटॉमिक रेडियस के ये यूनिट्स हैं। एटॉमिक रेडियस है ना, उसके यूनिट्स होते हैं पिकोमीटर, नैनोमीटर और आंगस्टन। पिको की वैल्यू क्या होती है? प्रीफिक्स में प्रीफिक्स होता है पिको, नैनो, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में पिको की वैल्यू होती है 10⁻12, नैनो की वैल्यू होती है 10⁻9 और आंगस्टन की वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर। ये लेंथ का यूनिट होता है आंगस्टन, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाओ। एटॉमिक साइज़ या फिर एटॉमिक रेडियस की एग्जांपल है द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इज़। क्लोरीन एटम का जो सा एटॉमिक रेडियस है, यानी कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के दरमियान जो सा फासला है क्लोरीन एटम का, वो है जी 99 पिकोमीटर। इसी तरीके से हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 37.7 पिकोमीटर। ये है, ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं। फिर इसकी मेजरमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। द साइज़ ऑफ एन एटम इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग। आप किसी भी एटम के साइज़ को मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू और एक्स रेज के थ्रू, ठीक है ना। किसी भी द साइज़ ऑफ एन एटम इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग, यानी कि एक एटम है उसका साइज़ को मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू और एक्स रेज के थ्रू। यानी कि ये देखिए, ये न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के दरमियान जो फासला है ना, इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। इस एटॉमिक रेडियस को आप मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू और एक्स रेज के थ्रू, ठीक है ना। अब उसके बाद अब वो कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम का हम एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसकी रीज़न एक ही है। इसकी रीज़न ये है कि
इसकी रीज़न क्या है, आप किसी भी एटम का एग्जैक्ट रेडियस क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, न्यूक्लियस के करीब करीब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा कसरत में हो रहे होते हैं। जैसे ही न्यूक्लियस के जोन से करीब करीब न्यूक्लियस के ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बहुत ही करीब होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर न्यूक्लियस के जोन से करीब करीब इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फासला न्यूक्लियस से बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही होती और कम आ रही होती है। यानी कि न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा आ रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेंसिटी जो सी इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होती चली जाती है। अब इसी को ही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम एटॉमिक रेडियस एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते कि क्या मैं, यानी कि यहाँ पर कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं, ये नहीं कि ये जो सा न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द ये ऐसे करके गोल गोल आकार के शेल हैं, इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, इन शेल ये न्यूक्लियस का आराम से शेल के साथ फासला क्रिएट कर लिया जी, हमें पता चल गया एटॉमिक रेडियस नहीं है। एटॉमिक रेडियस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है डिटरमाइन करना, क्योंकि असलियत में एटम इस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, एटम असलियत में इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होता है। जब आप न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के दरमियान फासला निकालना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर वैलेंस, यहाँ पर फासला आ रहा है, कुछ और आ रहा है, यहाँ पर फासला कुछ और आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर फासला कुछ और आ रहा है, ये देखें यहाँ पर फासला कुछ और आ रहा है। यानी कि एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करते दौरान गलती हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं आ सकता आपके पास। एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम का एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शार्प बाउंड्री नहीं होती, गोल गोल आकार के शेल्स नहीं होते, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। शार्प बाउंड्री ना होने की वजह से न्यूक्लियस के गिर्द उस एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ सकती कि वाकई में भाई इतना ही एटॉमिक रेडियस आएगा इस एटम का, नहीं, क्योंकि शार्प बाउंड्री नहीं आ रही अगर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उस एटम का एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस भी नहीं आ सकता आपके पास, ठीक है ना। यही वाली बात मैंने यहाँ पर लिखनी है। द एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली और प्रिसाइजली, कि क्यों हम किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस, क्यों हम किसी भी एटम का एटॉमिक साइज कैलकुलेट नहीं कर सकते। द एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली और प्रिसाइजली, वाई, क्यों हम किसी भी एटम का एटॉमिक साइज़ या फिर आप कह लो एटॉमिक रेडियस प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये देखिए रीज़न ये है कि देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम, एक एटम के इर्द गिर्द कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम फ्रॉम वेयर वी डिटरमाइन द रेडियस, कि जहाँ से हम आसानी से किसी भी एटम का
रेडियस कैलकुलेट कर लें। देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम फ्रॉम वेयर वी डिटरमाइन द रेडियस द नेबरिंग, ठीक है ना, शार्प बाउंड्री नहीं आ रही। शार्प बाउंड्री ना होने की वजह से न्यूक्लियस के गिर्द कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं आ रही। अगर न्यूक्लियस के गिर्द कोई शार्प बाउंड्री नहीं आ रही तो वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर भी रहा होगा तो उसका एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना एक्स रेज या स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है ना। बस आपने ये जवाब दे देना है कि क्यों हम किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम फ्रॉम वेयर वी डिटरमाइन द रेडियस। इसी तरीके से द नेबरिंग कैन डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन एटम, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट रेडियस ऑफ एन एटम। इसी तरीके से द नेबरिंग एटम कैन डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन एटम। इसी तरीके से जब दो एटम्स हैं, इन दोनों एटम्स को दूर दूर लाया जाता, करीब करीब लाया जाता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, ये जो उनसे एटम्स होते हैं, ये एटम्स क्या करते हैं, एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर भी एग्जैक्ट रेडियस फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। यानी कि ये न्यूक्लियस जो सा है, इस न्यूक्लियस का इस वैलेंस शेल के दरमियान जो फासला यहाँ पर कम है, यहाँ पर इस न्यूक्लियस का इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ फासला ज़्यादा है। इसी तरीके से न्यूक्लियस का यहाँ पर फासला वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से बहुत ही कम है, यहाँ पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फासला बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से हम जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब करीब आते हैं तो दोनों एटम्स के जो उनसे शेल्स होते हैं, शेल्स में जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो उनसा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो एक तरफ ज़्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कंसनट्रेशन एक तरफ ज़्यादा आ जाती है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसनट्रेशन कम आ जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही हुआ है, इस वाले एटम में भी यही हुआ है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसनट्रेशन बढ़ गई है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसनट्रेशन कम हो गई है, ठीक है ना। तो इस वजह से न्यूक्लियस का अब इस न्यूक्लियस का इस ये जो सा इलेक्ट्रॉन के साथ जो सा फासला है वो मेजर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। द नेबरिंग, जैसे ही ये नेबरिंग एटम कैन डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये जो सा नेबरिंग एटम है ये डिस्टर्ब कर देता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ऑफ एन एटम, एक एटम के ये जो सा नेबरिंग एटम है ये इस एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट रेडियस ऑफ एन एटम, जिसकी वजह से हम इन दोनों एटम्स में से किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये जो सा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का इस वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला यहाँ पर कम आ रहा है, यहाँ पर ये इस न्यूक्लियस का इस वाले वैलेंस शेल के दरमियान फासला ये बढ़ रहा है। यानी कि नेबरिंग एटम से जो सा एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है,
इस डिस्टर्बेंस की वजह से हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते एटॉमिक रेडियस को, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। एक ये रीज़न है कि जैसे ही नेबरिंग एटम किसी दूसरे एटम के करीब आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स दोनों एटम्स के डिस्टर्ब हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स दोनों एटम्स के डिस्टर्ब होने की वजह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स डिस्टर्ब हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स डिस्टर्ब होने की वजह से उस एटम का एटॉमिक रेडियस, उन दोनों एटम्स का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और सबसे पहली बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो सा होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एटम का सबसे आखिर वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्यों हम एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि ये देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है ना, इस न्यूक्लियस का, इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर जो सा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, सबसे आखिर वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमें पता नहीं चल रहा होगा कहाँ, कौन सा आखिरी वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। क्या ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आखिरी वाला है, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आखिरी वाला है। आखिरी वाले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का पता नहीं चल रहा होगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना उस एटम का मुश्किल होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं एटम के अंदर शार्प बाउंड्री नहीं होती, कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक दूसरे। शार्प बाउंड्री ना होने की वजह से हम उसी एटम का एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये वही वाली बातें मैं दोबारा से बता दी हैं। इसी तरीके से आगे ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, अलोंग द पीरियड। एटॉमिक रेडियस का, ये एटॉमिक रेडियस है, इस एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर, अलोंग द पीरियड। सबसे पहले हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि जैसे ही पीरियड के अंदर अलोंग द पीरियड, जैसे ही हम पीरियड के अंदर, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जैसे ही हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियडिक टेबल, द एटॉमिक साइज डिक्रीज। तो फिर एटम का साइज़ जो सा होता है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, इस रीज़न की वजह से। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, यानी कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर शेल सेम ही रहेंगे, ये देखें ऐसे है। पीरियड में ये हो रहा होता है कि यहाँ पर ये हो रहा होता है, सबसे पहले तो एटम का साइज़ बहुत ही बड़ा होता है, फिर उसके बाद दूसरी बार फिर एटम का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है, फिर और कम होता चला जाता है, फिर और कम होता चला जाता है, फिर और कम होता चला जाता है, यहाँ पर और कम हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, 1 2 3। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, यहाँ पर आ रहे होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर और 2 इधर। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, 2 1 2 3 4 और 1 5। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, यहाँ पर
ठीक है ना। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, 1 2 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ पर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 4 होंगे। यहाँ पर 5 हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन भी कितने होंगे न्यूक्लियस के अंदर, वो भी 5 ही होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर प्रोटॉन भी कितने होंगे न्यूक्लियस के अंदर, 7 ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बात होगी क्लियर कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर शेल्स जो उनसे हैं वो सेम ही हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स सेम ही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं सेम नंबर ऑफ़ शेल्स में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जैसे ही प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जा रही है तो वो क्या होगा, वो जो उनका न्यूक्लियस होगा वो सेम नंबर ऑफ़ शेल को, ठीक है ना, अपनी तरफ खींचता रहेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जा रही है, यानी कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वो क्या करेगा, वो सेम नंबर ऑफ़ शेल्स को पहले कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा था नंबर ऑफ़ शेल को, फिर और ज़्यादा फोर्स के साथ इन सेम नंबर ऑफ़ शेल्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा, फिर और ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल के साथ से हैवी फोर्स के साथ इन सेम नंबर ऑफ़ शेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस, ये जो सा न्यूक्लियस है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस सेम नंबर ऑफ़ शेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जा रहा है, करता ही जा रहा है। इसकी वजह से इस एटम का साइज़ कम होता जा रहा है, एटम का साइज़ कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, ये देखें, वजह ये है कि इन द सेम पीरियड के अंदर क्या हो रहा होता है, द नंबर ऑफ़ शेल इज़ रिमेन सेम। पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट एटम्स के जो से शेल्स हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स वो सेम ही रहते हैं। इन सेम पीरियड द नंबर ऑफ़ शेल इज़ रिमेन सेम। नंबर ऑफ़ शेल जो उनसे होते हैं वो सेम ही रह रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। फ़र्क किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने की वजह से जिसकी वजह से प्रोटॉन जो उनसे न्यूक्लियस है, ज़ाहिर सी बात है कि एक एटम न्यूट्रल कैसे होगा, एक एटम तभी न्यूट्रल होगा जब उसके अंदर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मौजूद है उतना ही उसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद शेल में बढ़ती चली जाती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जा रही है तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से वो सेम नंबर ऑफ़ शेल्स को अपनी तरफ ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से एटम का साइज़ कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट कम होता चला जाता है। इसी को कहते हैं हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद के इजाफे को हम कहते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का बढ़ गया, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो
इन शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ़्ट टू राइट कम होता चला जाएगा। ये वाली बात लिखी है कि इन द सेम पीरियड द नंबर ऑफ शेल इज़ रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम ही है, पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम ही है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ इंक्रीज्ड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उनसे है इज़ इंक्रीज्ड इन अ पीरियड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ इंक्रीज्ड इन अ पीरियड, पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफे से न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन की तादाद में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट हो जाने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो सा होता है न्यूक्लियस का वो बढ़ गया। अब क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिर क्या होगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स पावरफुली, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को जो कि सेम नंबर ऑफ शेल में प्रेजेंट हैं उनको पावरफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज़ ऑफ एन एटम इज़ डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से साइज़ एटम का डिक्रीज़ हो जाएगा। ये पीरियोडिक टेबल की ये तस्वीर है, ठीक है ना, समझो आ गया आपको। ये था ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस का, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। इसके बाद अब हम बात करेंगे ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल अलोंग द ग्रुप एटॉमिक रेडियस का, ठीक है ना। इसका पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 में यही वाली बात करूँगा कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड इन ग्रुप क्या होता है। अगर आपको इस वीडियो की तरह ज़रा सी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।